CTET 2023 जुलाई सेशन के लिए जो भी बच्चे फॉर्म भरे हैं या भरना चाहते हैं वो अब अपनी तैयारी को पूरे पिकअप पे मतलब पूरी तरह से उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं 10 साल के जो पिछले साल्स के जो 23 या 24 सेट क्वेश्चंस हैं उन सभी को बारी बारी से आपके सामने आंसर के साथ और थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ पेश करूँगा। तो ये आज का पहला वीडियो है मेरा जिसमें हमने बाल विकास के 15 क्वेश्चन को शामिल किया है। तो पहला क्वेश्चन जो है बचपन से वयस्कता में परिवर्तन का समय कौन सा है। यहाँ देख रहे हैं बचपन से वयस्कता में 1 मिनट बचपन से वयस्कता में परिवर्तन का समय कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है प्रारंभिक बाल अवस्था, मध्य बाल अवस्था, पूर्व संक्रात्मक अवस्था, किशोरावस्था। तो देखिए वयस्कता ये किशोरावस्था को कहा जाता है। अब अगला है निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल होगी। तो यहाँ ध्यान देना है किस पे, इस पे स्थूलगामक जिसको हम लोग साइकोमोटर कहते हैं। साइकोमोटर में क्या होता है, हाथ पांव उंगलियां ये सब हिलाने आ जाता है बच्चों को, चलना फिरना ये सब आ जाता है। तो निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल होगी। ब्रश से पेपर पर कटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना। ये ज़्यादा सटीक है, इसमें हाथ पांव सभी का इस्तेमाल होता है चलने और दौड़ने में। तो इसी को हम लोग कहेंगे स्थूलगामक। उसके बाद है समाजीकरण की प्रथम संस्था है। समाजीकरण की आप लोग जानते होंगे कि समाजीकरण की जो सबसे प्रथम संस्था होती है वो हमारा परिवार होता है। हम लोग समाजीकरण की कोई भी बात को जो सीखते हैं ना वो अपने परिवार में सीखते हैं। तो इसका उसके बाद होता है दोस्त या आस पड़ोस, फिर स्कूल। तो इस तरह से 3 कड़ी जो है मेन यही 3 है कि परिवार है सबसे पहले, फिर आस पड़ोस और दोस्त है, और जो तीसरी कड़ी है वो है स्कूल। तो सबसे पहला प्रथम संस्था पूछ रहा है तो प्रथम संस्था परिवार होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं। यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं। तो जब जीन पियाजे को आप पूरी तरह से उनकी थ्योरी को पढ़ेंगे तो उसमें एक जीववाद आया है। क्या आया है, जीववाद। जो पूर्व संक्रात्मक अवस्था में बच्चे होते हैं ना, मतलब 2 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, 4 साल 5 साल के एज से पहले, अक्सर देखते होंगे वो बच्चा कभी गिर गया, चोट लग गया तो आप देखते हैं ना ज़मीन को मारते हैं, थपथपा देते हैं कि लो इसको भी मारा। तो बच्चे सभी चीज़ में ऐसा समझते हैं कि सभी चीज़ जीवित है, तो उसी को कहते हैं जीववाद। तो गुड़िया में भी बच्चे जान समझते हैं, खिलौने में जान समझते हैं, कार में जान समझते हैं, इसको जीववाद कहा जाता है। तो चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 5वां प्रश्न है कि 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालती है। देखो 4 वर्षीय, ये भी पूर्व संक्रात्मक अवस्था की बात हो रही है कि चौड़े बर्तन में और एक लंबे बर्तन में पानी डालती है, समान पानी, एकदम बराबर पानी डालती है। ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। अब जो बर्तन होता है ना उसमें चौड़े बर्तन में तो ऊंचाई कम होगी और लंबे बर्तन जो पतला होगा लंबा होगा उसमें पानी की ऊंचाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे आप गिलास में पानी रखिए, कटोरे में पानी रखिए, तो गिलास का पानी ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा, कटोरे का पानी कम ऊंचाई तक रहेगा। तो एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रात्मक चरण में है। तो सही बात है, जो 4 वर्षीय बच्चा है उसमें यह मात्रा की समझ नहीं रहती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। पूर्व संक्रात्मक अवस्था में जो भी बच्चे होते हैं ना उसको मात्रा की समझ नहीं होती है। यहाँ 4 वर्षीय की बात आई है तो उसे मात्रा की समझ नहीं रहेगी और वो पूर्व संज्ञानात्मक में होगा। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पूर्व संज्ञानात्मक चरण है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, सही विकल्प को चुने। अब यहाँ पे आ रहा है कि आप सही विकल्प को चुने। तो देखिए ए जो है 4 वर्षीय में क्या है कि जीववाद होता है, मात्रात्मक समझ नहीं होती है।
तो ए और आर दोनों सही है, ये एकदम सही बात है कि ए और आर दोनों समझ है, मतलब 4 वर्षीय बच्चा को मात्रा की समझ नहीं होगी, कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो ये भी सही है। दूसरा है कि जो 4 वर्ष है वो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में आता है जीन पियाजे के, तो ये भी बात सही है कि आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। अब छठे प्रश्न पे आते हैं, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना। देखिए यहाँ इस बात पे ध्यान देना है, ज़रूरत पड़ने पर मदद करना। तो आप एक चीज़ पढ़े होंगे पार, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग जो है वो किसे कहते हैं, पार किसे कहते हैं। पार का मतलब होता है जब आप किसी बच्चे को कुछ सिखाने जा रहे हैं तो उसे शुरू में कुछ मदद की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आप उसे सहारा देते हैं। जैसे इस पर बार बार एक एग्जांपल आता है कि कोई बच्चा साइकिल सीख रहा है तो उसे आप क्या करते हैं, थोड़ी दूर साइकिल पकड़ के उसके पीछे पीछे रहते हैं कि वो गिरे नहीं, फिर आप थोड़ा छोड़ देते हैं, देखते हैं कि फिर गिरने लगता है, फिर पकड़ लेते हैं। तो जब तक वो पूरी तरह से कंप्लीट चलाना नहीं सीख जाता है आप उसकी मदद करते रहते हैं, और जब वो खुद कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि नहीं अब हम चला लेंगे, तब आप छोड़ देते हैं। तो यही जो ज़रूरत पड़ने पर मदद है उसको हम लोग कहते हैं पार, इसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो आइए अब 7वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए आप घबराइए नहीं, धीरे धीरे क्या होगा कि हम लोग आसानी से अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। किसी भी टेस्ट को देने से पहले उसका टारगेट फिक्स किया जाता है, तो हम लोग टारगेट तक पहुंच जाएंगे। और जो मेरा टारगेट है कि मैं पर डे 15 क्वेश्चन CDP से करूंगा, 10 क्वेश्चन मैथ से करूंगा, और जब CDP ख़त्म होगा तो EVS से, और 10 दिन में लैंग्वेज आपका कंप्लीट करा दूंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ज़रूर आपको बहुत फ़ायदा मिलने जा रहा है। तो बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगॉस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो देखिए वाइगॉस्की जो है ना, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे पूरी तरह से, इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे। तो वाइगॉस्की जो है सहयोगात्मक अधिगम को प्रस्तावित करते हैं, क्योंकि यह सामाजिकरण पे बल देता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, वाइगॉस्की, जीन पियाजे और कोहलबर्ग। तो ये तीनों को जब हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सामाजिक, नैतिक और संज्ञानात्मक के बारे में। क्योंकि पियाजे संज्ञानात्मक है और कोहलबर्ग नैतिक है और वाइगॉस्की क्या है, सामाजिक है। तो समाज में सहयोगात्मक अधिगम, समाज से हम लोग क्या कहते हैं, सहयोगात्मक अधिगम होता है। तो ये हमेशा सहयोगात्मक अधिगम की बात करता है। अब आता है कोहलबर्ग के नैतिक। देखिए यहाँ आ गया ना, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरे की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। तो ये कोहलबर्ग है, पियाजे। देखना है अभी 2023 का जो पहला सेट है उसमें लगातार जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगॉस्की से क्वेश्चन आ रहे थे। ये तीनों जो है साइकोलॉजिस्ट, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम लोग अच्छे से इन तीनों की थ्योरी को हम लोग एक बार ज़रूर देखेंगे अच्छे से। तो देखिए उसमें है कि परंपरागत चरण है, पूर्व परंपरागत है और पश्च परंपरागत है। 3 चरण उसमें आते हैं कोहलबर्ग में। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरे की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, ये होता है परंपरागत चरण। क्या होगा, परंपरागत चरण। अब अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा। देखिए प्रगतिशील कक्षा किसे कहेंगे, जहाँ पे विद्यार्थी एक्टिव हो उसे हम लोग कहेंगे प्रगतिशील कक्षा। तो विद्यार्थी कब एक्टिव होगा, जब उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे, है ना। तो इसी को कहते हैं विद्यार्थी केंद्रित, मतलब कि स्टूडेंट सेंटर्ड, है ना। तो स्टूडेंट सेंटर्ड जो एजुकेशन है वो प्रगतिशील कक्षा होती है। तो विद्यार्थी केंद्रित, उसमें पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, परीक्षा केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं। कहीं ना कहीं जो भी हम लोग लर्निंग का काम करते हैं, अधिगम का काम करते हैं, वो विद्यार्थी को ध्यान में रख के करते हैं। तो अधिगम जो होना चाहिए वो विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर, ये जो बुद्धि का हार्वर्ड गार्डनर ने सिद्धांत दिया था, इस पे भी हम लोग
एक टॉपिक एकदम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। देखिए, प्रभावी परामर्शदाता जो है, इसके बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। उसे कहते हैं पारस्परिक अंतर व्यक्तिक, पारस्परिक अंतर व्यक्तिक। इसको हम लोग फिर अच्छे से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी क्वेश्चन रहता है, इसके बारे में भी हम लोग एक शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय, चूँकि ये हर चीज़ में पूछेगा, लैंग्वेज में भी पूछ सकता है और आपको ईवीएस में भी पूछ सकता है, सीडीपी में भी पूछ सकता है, मैथ में भी पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय नीति पे हम लोग बात करेंगे, जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, के अनुसार शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल, देखिए यहाँ पे प्राइमरी स्कूल की बात है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो यकीनन प्राइमरी स्कूल के बच्चे छोटे होते हैं, उनके घर में जो भाषा बोली जाती है, हमें उसी भाषा में, चूँकि उसी भाषा में वो अच्छे से समझेगा, तो उस भाषा में हमें संप्रेषण करना चाहिए उनसे, मतलब कि उसकी मातृभाषा में। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया। देखिए, यहाँ फुटबॉल को लड़के से जोड़ दिया और लड़कियों को किससे जोड़ दिया, गुड़िया से जोड़ दिया। माँ का जवाब क्या दिखाता है। यकीनन अगर आप लिंग भेद कर रहे हैं, लड़कों को फुटबॉल से और लड़कियों को गुड़िया से आप दिखा रहे हैं, तो ये लिंग भेद हुआ। इसी को कहते हैं रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता या लिंग रूढ़िवादिता। कि आप लड़के लड़कियों में इस तरह से फ़र्क नहीं कर सकते हैं कि लड़कियां तो डॉक्टर बन सकती है, लड़के फौजी बन सकते हैं। ये सब लिंग रूढ़िवादिता से हुआ। तो लिंग रूढ़िवादिता। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। देखिए, ये सबसे बड़ी गलत बात है। आप क्लास में अगर किसी बच्चे को बुद्धू कह देते हैं या कह देते तू तो भोता है, पीछे जा, बैक बेंचर है, तो इस तरह की गलत बात होती है। या उसको कोई वर्ग में हमें नहीं बांटना चाहिए। सबको, इंक्लूसिव एजुकेशन की आप बात देखे होंगे, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में कहा जाता है कि सबको समान तरीके से, समान कक्षा में और एक ही अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो बच्चों में क्या होती है, हीनता की भावना आ जाती है। किसी को लगता है कि हम कम समझ रहे हैं, तो उसमें हीनता की भावना आती है। तो इसको देखिए, अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा। जब भी हम समूह में बांटेंगे या उसका कोई नामीकरण करेंगे, तो वो अर्थपूर्ण सीखने में मदद नहीं करेगा। यह बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी जन्म देगी। तो ये सही है। सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या माने हैं। आप जानते हैं, सतत और समग्र मूल्यांकन का माने होता है कि हमेशा हर स्टेप पे हर चीज़ का मूल्यांकन करते रहना। स्कूल में आप जाते हैं तो आपके चलने फिरने, बात करने, आपके गेम हुआ, मतलब स्पोर्ट्स का मूल्यांकन हुआ, या आपने कोई नाटक में भाग लिया, या कोई रिटन टेस्ट में भाग लिया, या एग्ज़ाम दिया, या क्लास में कुछ मूल्यांकन आपका हुआ, ये सबको हम लोग सतत और समग्र मूल्यांकन में रखते हैं। तो आइए इसमें उस तरह का ऑप्शन ढूंढते हैं। विद्यार्थी की एक दूसरे से तुलना करना, ये नहीं। बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, ये एकदम सही हो गया। आप समझ गए होंगे बात। उसके बाद अंतिम और 15वां क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्न का प्रयोग करते हैं। देखिए, अक्सर जांच करने वाला जो प्रभावी शिक्षा के लिए हम लोग हमेशा जांच करते हैं, तो ये एक रचनात्मक पहलू हुआ। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगा। यहाँ पे साफ दिया हुआ है रचनात्मक। ये सब पे हम लोग बात करेंगे। जो मूल्यांकन पे भी एक टॉपिक हम लोग अलग से करेंगे। तो इस तरह से आज हमारा 15 प्रश्न पूरा हुआ, जो सीडीपी का है। और ये सीडीपी का जो प्रश्न है वो 2022 में पूछा हुआ प्रश्न सब है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के सीरीज़ मेरे अब चैनल पे चलेगा, इसे लगातार देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं।